अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम जॉन मेजर की मेजर जो पॉलिसीज़ थी वो इलेक्शन 1992 का क्यों जीते और कंजर्वेटिव्स 1997 का इलेक्शन क्यों हारे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका देता हूँ। मार्गरेट थैचर का जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने देखा 1979 से लेके 1990 तक मार्गरेट थैचर जो थी उनको ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरह से रखा गया, कंजर्वेटिव पार्टी ने नॉमिनेट किया। 1990 के अंदर हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक तरह से मार्गरेट थैचर की लीडरशिप को क्वेश्चन किया जाता है और क्या होता है कि उसके नतीजे में एक वोट होता है जो कि मार्गरेट थैचर जीतने में नाकाम हो जाती हैं। तो कंजर्वेटिव पार्टी के वोट के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो होते हैं जॉन मेजर। जॉन मेजर 1992 तक प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहते हैं। 1992 में फिर इलेक्शंस होते हैं, इनको फिर इलेक्ट किया जाता है और 1997 तक ये प्राइम मिनिस्टर फिर रहते हैं। 1997 के अंदर फिर इलेक्शंस होते हैं और फिर ये हार जाते हैं और फिर 10 साल के लिए टोनी ब्लेयर वो हुकूमत करते हैं 1997 से लेके 2007 तक। टोनी ब्लेयर की हुकूमत आ जाती है ब्रिटेन के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस लेक्चर के अंदर, वो 1990 से 1992 का पीरियड हम देखेंगे। उसमें क्या हुआ, 1992 का इलेक्शन कंजर्वेटिव पार्टी जीती क्यों और 1997 का इलेक्शन कंजर्वेटिव पार्टी जॉन मेजर की क़यादत में हारी क्यों। पास्ट पेपर में भी इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आपको पॉलिसीज भी पूछ ली जाती हैं कि जॉन मेजर की मेजर पॉलिसीज क्या थी तो वो भी ये लेक्चर कवर कर रहा है। अब उसकी पहली टर्म में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट इवेंट था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर के अंदर क्या हुआ था कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत में इन्वेड कर दिया था। अब इस इन्वेजन को तमाम वेस्टर्न पावर्स ने कंडेम किया था, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड किंगडम। अब हुआ क्या था कि प्रेसिडेंट बुश ने सद्दाम को वार्निंग दी दैट ही शुड विड्रॉ हिज ट्रूप्स इमीडिएटली, जो कि नहीं मानी गई। इसके नतीजे में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया गया और इस ऑपरेशन के अंदर ब्रिटेन ने अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शो की और ब्रिटेन ने 45,000 मिलिट्री पर्सनल जो है भेजे। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि इट हेल्प्ड इन बूस्टिंग कंजर्वेटिव सपोर्ट एट होम। कंजर्वेटिव लीडरशिप की जो कॉन्फिडेंस था लोगों का वो बढ़ा, जैसे कि हमने पहले देखा था कि फाल्कलैंड वॉर के बाद मार्गरेट थैचर की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ी थी। जब भी जंगें होती हैं तो जो लीडर क़यादत कर रहा होता है, अगर नेशन वो जंग जीत जाए तो लीडर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। लोगों का इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के इश्यूज से नज़रें हट जाती हैं, लोग अपने सर्वाइवल पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। एक सेकेंडली एक जो और इम्पॉर्टेंट जो एक थीम वहाँ पे चल रहा था, क्योंकि दो इस वक्त तक ब्रिटेन में दो पॉलिटिकल फैक्शंस, जब शुरू हमारी हिस्ट्री हुई थी तब हमने देखा था विग्स और टोरीज थे। टोरीज को कंजर्वेटिव्स आज कहते हैं। और अब हमारे पास एक लेबर मेजर डोमिनेंट फैक्शन है और एक कंजर्वेटिव्स है। कुछ छोटी पार्टी जैसे इंडिपेंडेंस पार्टी, लिबरल पार्टी, ये भी एग्जिस्ट करती हैं। तो डिवीजन विद इन द लेबर पार्टी। अब नील नॉक जो थे वो उस वक्त लेबर पार्टी के लीडर थे और लेबर पार्टी में लीडरशिप का सख्त क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ लोगों के ख्याल से जो लेबर पार्टी के अंदर जो डिविजन्स थी वो कि वो किस लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन पे हमने पार्टी का जो स्टांस रखना है वो उस बुनियाद पे थी। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट पर चले गए थे कि वो सोशलिज्म या थोड़ी बहुत कम्युनिस्टिक प्रैक्टिसेस की तरफ जो है उनका एक तरफ से ध्यान जो है वो एक तरह से उनकी इंक्लिनेशन ऐसी शो होती थी, जिसको ब्रिटेन के पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर एक तरह से रिजेंट किया जाता था। इसके अलावा एक और वजह यह भी थी कि लेबर पार्टी का जो इमेज था वो इतना पॉजिटिव नहीं था ब्रिटेन के जो है
पॉलिटिकल स्फीयर में उस टाइम पे, क्योंकि वो एक पार्टी हाई स्पेंडिंग और हाई टैक्सेस की समझी जाती थी। क्योंकि जब वो कहते थे कि हमने एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है तो वो हाई टैक्सेस के बगैर मुमकिन नहीं थी। इसकी वजह से भी उनकी कुछ पॉलिसीज को रिजेंट किया जाता था। टोनी ब्लेयर ने ये कैसे चेंज किया हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर एक मैस्ट्रिच ट्रीटी, हमने ईयू वाले में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मैस्ट्रिच ट्रीटी में किस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट, उनका जस्टिस सिस्टम, यूरोपियन काउंसिल इस्टेब्लिश की गई और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी ईयू की फॉर्म में उभरी। ये जो यूरोपियन जो है कमेटी है, जो यूरोपियन यूनियन है, इसका क़याम भी जॉन मेजर के ही दौर में अमल आया। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ कि जॉन मेजर की जो कुछ पॉलिसीज थी उनकी वजह से जो राइट विंग सेगमेंट था पार्टी का, वो थोड़ा सा उसमें रिजेंटमेंट बढ़ी जॉन मेजर के खिलाफ। अब वो मसाइल क्या थे कि जॉन मेजर ने कुछ इस तरह की बातें की कि दैट ही बिलीव्ड मोर मनी वुड हैव टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर और पैसा आपने लगाना है इसका मतलब हाई टैक्सेस आपको लागू करने पड़ेंगे। कंजर्वेटिव इसके खिलाफ थे। कंजर्वेटिव थैचरिज्म की जो पॉलिसीज और फिलॉसफी हमने पढ़ी थी उसके हक में है। सेकंड, जो कि बड़ा ही कोई सोशलिस्टिक आप मेजर कह लें, आपको एक कंजर्वेटिव मेंबर से ये एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टीज टुवर्ड्स मोर ऑफ द लेफ्ट in the political spectrum, not left, right of the political spectrum. Labour party is towards the left of the political spectrum. तो अगर कोई लेबर पार्टी कहे कि मुझे क्लासलेस सोसाइटी चाहिए तब तो मानी भी जा सकती है, लेकिन कंजर्वेटिव से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। उसके बाद उसने जॉन मेजर ने क्रिस पैटन को जो है कंजर्वेटिव पार्टी का चेयरमैन अपॉइंट किया, जिसकी भी पॉलिटिकल सिंपथीज लेफ्ट विंग के साथ ही ज़रा ज़्यादा थी, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन वो रखता था। अब कुछ रीजंस जो मेजर कोजेंट रीजंस हैं जॉन मेजर की विक्ट्री के वो देख लेते हैं कि जो मीडिया इंडस्ट्री से जॉन मेजर को सपोर्ट था वो बहुत ओवरवेलमिंग था उस पॉइंट पे। और मीडिया इटसेल्फ आपकी जो डिस्कोर्स है उसको मैन्युफैक्चर करता है किसी के हक में या किसी के खिलाफ। तो 7 out of the 11 newspapers which accounted for 2/3 of the sales supported the conservatives and ran campaign to ridicule and discredit Neil Knock, who was a labor leader. Neil Knock हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक पहला पॉइंट आपका आ गया कि there was an overwhelming support in the print industry for John Major. Secondly, जो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि लेबर्स इमेज एज पार्टी ऑफ हाई स्पेंडिंग एंड हाई टैक्सेशन, लेबर का ये इमेज जो है लोग एक तरह से रिजेंट करते थे, क्योंकि अगर एक तरफ एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो दूसरी तरफ टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जॉन स्मिथ जो कि शैडो चांसलर जैसे ब्रिटेन में होता है, शैडो हमेशा ऑपोजिशन पार्टी एक शैडो मिनिस्टर अपना अपॉइंट करती है जो कि अपनी पॉलिसीज भी देता है। तो जॉन स्मिथ ने एक शैडो मिनिस्टर जो कि जॉन मेजर की प्रीवियस गवर्नमेंट में जो चांसलर थे उनके मुकाबले में जॉन स्मिथ जो थे लेबर पार्टी के शैडो चांसलर थे। शैडो चांसलर उसे कहते हैं जो कि फाइनेंसेस डील करता है यूनाइटेड किंगडम में। उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया दैट टैक्सेस वुड हैव टू गो अप टू एनेबल मोर हेल्थ मनी टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, व्हिच वाज रिजेंटेड बाय द पीपल। ऑल्दो फिर ये एक सेकंड रीजन। फिर थर्ड रीजन था कि उस वक्त मुल्क ब्रिटेन एक रिसेशन से गुजर रहा था, लेकिन लोगों ने एक तरह से ये जो परसेप्शन था, लोगों ने मार्गरेट थैचर को उस रिसेशन का रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उन्होंने जॉन मेजर को जो पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर जॉन मेजर को उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, क्योंकि प्रीवियसली 1990 में जॉन मेजर जाके आया था। प्रीवियसली तो मार्गरेट थैचर ही 11 साल से थी। तो लोगों की मेमोरी में जो एक डेविलिश इमेज था वो मार्गरेट थैचर का था, ना कि जॉन मेजर का। फिर मेजर का पब्लिक इमेज एज एन ऑनेस्ट एंड रिलायबल कैंडिडेट ने उसे बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर मेजर को एक बड़ा हम्बल ऑनेस्ट गाय समझा जाता था। तो इस तरह की जो आपका पब्लिक स्टैंडिंग है वो भी बड़ी मैटर करती है जब आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे होते हैं। और लास्टली हमने मार्गरेट थैचर के दौर में एक पोल टैक्स, एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोल टैक्स जो कि यूनिफॉर्म एक काउंटी पे अप्लाई किया जाना था, हमने वो पढ़ा था। अब इस पोल टैक्स में जो लोग इसे ना पे करें उन्हें वोटर लिस्टों से निकाल दिया जाता था। और यहाँ पे भी यही हुआ कि 1 मिलियन वोटर्स विच आर सपोज टू हैव बीन वोटेड द लिबरल एंड लेबर पार्टी, जिन्होंने उस लेबर, शायद उन्होंने लेबर, मतलब ये एक वाइल्ड गेस ही है,
1 मिलियन वोटर्स के करीब, क्योंकि उन्होंने पोल टैक्स नहीं पे किया था तो उन्हें जो इलेक्टोरल रोल्स थे उनके अंदर से उनका नाम जो है वो निकाल दिया गया था। तो एक तरह से कह लें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है जॉन मेजर के लिए थी। अब हम आते हैं जॉन मेजर की डिफीट के रीजंस के ऊपर। जो बुनियादी वजह बने कि जॉन मेजर 1997 और कंजर्वेटिव 1997 का इलेक्शंस क्यों हारे, और टोनी ब्लेयर हमारे सामने जो एक उभरता हुआ हमें सितारा के तौर पे नजर आता है। न्यू लेफ्ट या न्यू लेबर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एसोसिएटेड विद टोनी ब्लेयर, वो हम देखेंगे। अब पहले तो हमने देखा कि रिसेशन की वजह मार्गरेट थैचर को ठहराया गया, लेकिन जॉन मेजर ने जब 5 साल हुकूमत कर ली रिसेशन ख़त्म नहीं हुआ, और जो इक्विटी थी, एक हाउसिंग बबल जो कि 2008 का जो रिसेशन था उसका भी बाइस बना, एक हाउसिंग बबल ब्रिटेन में क्रिएट हुआ था। तो हुआ क्या उसके नतीजे में, दैट मिलियंस वर अनएम्प्लॉयड। पहली बात तो ये कि रिसेशन चल रहा था। दूसरी बात कि द हाउसिंग मार्केट रिमेन डिप्रेस्ड एंड मेनी हाउस बायर्स फाउंड दैट देयर होम्स वर वर्थ लेस देन दे हैड बोरोड टू बाय देम। कि आपने एक कमोडिटी बाय की है, आप सपोज करें 1000 पाउंड की बाय की है आपने आपने 1000 पाउंड की वैल्यूएशन पे जो है उसका आपने कर्ज उठाया है बैंक से। अब आप उसकी इक्विटी जो है उसका पैसा उसका भर रहे हैं बैंक में, लेकिन 1 साल बाद मार्केट में उस घर की वैल्यू 500 पाउंड हो जाए, तो आपने एक एसेट ऐसा बना लिया जिसपे आप हाई इंटरेस्ट दिए जा रहे हो, लेकिन उस एसेट की एक्चुअल प्राइस तो कम है, उसकी 500 पाउंड है। तो दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज नेगेटिव इक्विटी। और जब बबल्स बनते हैं ना तब ये प्रॉब्लम आती है। 2008 का जो इकोनॉमिक क्रैश था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उसकी भी वजह आपकी हाउसिंग मार्केट ही बनी थी। और सेम केस हुआ था कि मार्केट से हाउसेस की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जिन लोगों ने हाई इक्विटी पर वो खरीदे हुए थे उनका वो एक तरह से उनकी वो प्राइस ही नहीं रही, वो प्राइसिंग बबल एक बना था, जैसे ही वो बर्स्ट हुआ तो आपके सारे बैंक्स क्रैश कर गए। सेकेंडली, ब्रिटेन का पर कैपिटा जीडीपी जो था ना 8वें नंबर पे था 12 यूरोपियन कंट्रीज के, और वो जो यूरोपियन यूनियन की जो ममालिक थे उनकी जो एवरेज थी पर कैपिटा जीडीपी उससे भी कम था। थर्डली, ये इकोनॉमिक रीजंस हो गए पहले दोनों। अब एक और चौथा भी जो है आपका इकोनॉमिक रीजन ही है कि ब्रिटेन वाज फोर्स्ड टू टेक स्टर्लिंग आउट ऑफ द ईआरएम। ईआरएम इज द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन यूनियन में इस्टेब्लिश हुआ था कि तमाम करेंसीज अब आपस में एक यूनिफॉर्म एक्सचेंज रेट पे आके एक दूसरे से ट्रेड करेंगी। लेकिन ब्रिटेन ने पाउंड स्टर्लिंग को उससे बाहर निकाल लिया, क्योंकि जॉन मेजर ने कहा था कि वो इन्फ्लेशन को इसी तरह फाइट करेगा। दैट ब्रिटेन्स मेंबरशिप ऑफ द ईआरएम वाज अ मेजर सेंट्रल स्ट्रैटेजी फॉर डिफीटिंग इन्फ्लेशन। मेजर ने कहा था कि वो ईआरएम के थ्रू ही इन्फ्लेशन को जो है वो रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाउंड मजीद डीवैल्यू होता गया। द गवर्नमेंट ट्राई टू डिफेंड द पाउंड बाय रेजिंग द इंटरेस्ट रेट, जैसे पाकिस्तान आजकल करता है। तब 23% पे इंटरेस्ट रेट पहुंचा हुआ है, लेकिन पाउंड की वैल्यू नहीं जो है वो कंट्रोल हो सकी। और जो उस दिन को जिस दिन वो पाउंड जो है वो ईआरएम से निकाला गया स्टर्लिंग, उसको ब्लैक वेडनेसडे ब्रिटिश हिस्ट्री में ना उसका नाम रखा गया। आई थिंक इट वाज 22 सितंबर and it was 1992 or 1993. I'm not sure about this, but I'm sure about 22nd September. That is called the Black Wednesday. Fourthly, नेशनलाइजेशन, जो कोल की नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम था उसने 30,000 लोगों को जॉबलेस डिक्लेयर कर दिया। अब ये 30,000 लोग सिर्फ 30,000 नहीं है, इनकी फर्दर फैमिलीज भी एग्जिस्ट करती हैं। कोल की नेशनलाइजेशन से 30 ऑफ द 50 पिट्स वर टू बी क्लोज्ड, 31 आउट ऑफ द 15। इसका मतलब सिर्फ 19 बचनी थी। पिट्स का मतलब जहाँ पे कानकुनी होती है, जो आपकी कानें होती हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो कोल की नेशनलाइजेशन से आपकी फर्दर जॉबलेसनेस क्रिएट हुई। एक्सटेंशन ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट इज योर वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डोमेस्टिक फ्यूल, जिसकी वजह से प्राइस जो डोमेस्टिक फ्यूल की वो ऊपर गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। सारे इकोनॉमिक रीजन ही हैं। लेकिन आगे बैक टू बेसिक्स प्रोग्राम, ये बैक टू बेसिक्स प्रोग्राम बिल्कुल इसी तरह से था जिस तरह के कोई लीडर आपको मोरालिटी और अखलाकियात का दर्स देना शुरू कर दे। अ रिटर्न टू मोरालिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फैमिली लाइफ, मतलब अपना
सपोर्ट बूस्ट करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की मतलब आपको रिलीजियस हवाले देंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि अवाम में अपना सपोर्ट बरकरार रखा जा सके, क्योंकि इकॉनमी तो उनसे संभल नहीं रही। तो अब ये कैंपेन उसने बैक टू बेसिक्स प्रोग्राम की तो की, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि चंद ही महीनों बाद 8 कंजर्वेटिव एमपी वर अक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्री एंड करप्शन के, मतलब जिन प्रोग्राम और जिन वैल्यूज को जॉन मेजर सपोर्ट कर रहा था उसकी अपनी पार्टी जो है उसके खिलाफ जा रही थी। और यूरोस्केप्टिक्स से मुराद है जो यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेशन को बड़ी शक की निगाह से देखते थे और वो नहीं चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट ज़्यादा किया जाए। तो उन्होंने मेजर के लिए बड़ा मुश्किल बना दिया, जॉन मेजर के लिए, कि वो जब भी उस पर कोई लेजिस्लेशन यूरोपियन यूनियन की उसको पास किया जाए। तो कभी कभी तो जॉन मेजर ने जो है वो रिजाइन करने का थ्रेट भी दिया, लेकिन बाद में उसने जो अल्स्टर की यूनियनिस्ट एमपी थे उनके साथ एक अलायंस कर लिया ताकि वो इस फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन को पास करवा सके। आई एम सॉरी। तो मतलब यूरोस्केप्टिक्स जो थे वो भी एक मेजर चैलेंज थे जॉन मेजर की, जो गवर्नमेंट की जो उसको एक तरह से जो एक हो रहा था प्रोसेस उसका रन हो रहा था, या फिर कोई भी लेजिस्लेशन यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जब भी आती थी आपके पास, उसमें भी इशू आपके पास आ रहे थे। फिर एक और मसला फिर हुआ, दिस इज योर 7th एंड दिस इज योर 8th पॉइंट, दैट द सिचुएशन इन आयरलैंड का जो मसला था वो एक बेहतरी की तरफ जाने लगा जब IRA विच इज द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उसने एक सीज फायर कॉल कर दिया। ये इंडिपेंडेंस चाहती थी नॉर्दर्न आयरलैंड का भी, तो इन्होंने एक सीज फायर कॉल किया। लेकिन मसला यहाँ पे क्या था कि एनी कंसेशन बाय मेजर कुड अपसेट द यूनियनिस्ट और द अल्स्टर एमपीज, ये वाले एमपीज हु सपोर्ट, जिनके सपोर्ट पे गवर्नमेंट खड़ी हुई थी, मतलब ना मेजर इधर करा ना उधर करा, यूरोस्केप्टिक से भी मसले, यूरोपियन यूनियन की इंटीग्रेशन से भी मसले, उसके क्या कहते हैं सरकमवेंट करने के लिए उसने यूनियनिस्ट एमपीज को साथ में लाया। लेकिन जब आयरलैंड का मसला हल करने जाता था तो वो उसको फिर एक तरह से वो उसके गले पड़ जाते थे। ये उसकी एक डिफीट की मेजर वजह बने। और लास्टली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेबर पार्टी अंडर टोनी ब्लेयर, इस चीज़ को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे कि जो लेबर का प्रीवियसली जो एक पोर्ट्रियल इमेज था टोनी ब्लेयर ने आके वो सिरे से चेंज कर दिया। टोनी ब्लेयर ने नेशनलाइजेशन को, जो लेबर कमिटेड थी, टोनी ब्लेयर ने उसको स्क्रैप कर दिया। टोनी ब्लेयर बिजनेस लीडर से जाके मिला और उनको अश्योर करवाया कि हम आपकी जो भी इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट आगे जाके करेंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा कि हम हाई टैक्सेस इम्पोज नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर ने यह भी कहा कि जो पब्लिक में एक तरह से, मीडिया में एक तरह से इमेज था लेबर पार्टी का, उसको मजीद बेहतर उसने जाके किया मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जाके मिलके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोनी ब्लेयर का कोई कनेक्शन नहीं था ट्रेड यूनियंस के साथ, और उसने ये चीज़ कही कि जो कंजर्वेटिव पार्टी ने ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स की हैं वो उसको रिवर्स नहीं करेगा। टोनी ब्लेयर की क्योंकि हिस्ट्री किसी ट्रेड यूनियन के साथ नहीं थी, वो था तो लेबर पार्टी में, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी काफ़ी नियो लिबरल कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इस तरफ डायरेक्टेड थी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टोनी ब्लेयर मेजर और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मेजर पॉलिसीज थी टोनी ब्लेयर की जिसने लेबर पार्टी का पूरा इमेज ट्रांसफॉर्म किया, और उसके लिए एक टर्म यूज होती है न्यू लेबर। तो ये डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।